हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ग्रेविटेशन के इस चैप्टर में। हम लगातार साहू कॉलेज के स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि आप में से मैक्सिमम बच्चे छोटे मोटे ये जो कॉन्सेप्ट हमारे होते हैं जो साहू कॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको सीख के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करके आप बढ़िया तरीके से साहू एग्जाम के इस स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करें। एनीवे तैयारियां तो आपकी सब हो ही चुकी होंगी, फिर भी लास्ट मिनट तैयारी के लिए हम कुछ ना कुछ वीडियो आपको दे रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वाई अग्रवाल लाइव चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मोटिवेशन होता है और हमको और अच्छे वीडियो बना के डालने की प्रेरणा मिलती है। आई एम श्योर यू विल डू इट। एनीवे देखते हैं ग्रेविटेशन। ऐसा देखा जाए ना तो ग्रेविटेशन नाम का जो कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा से ज्यादा लोग ये समझते हैं कि ये न्यूटन साहब की देन है, बहुत महान वैज्ञानिक थे मिस्टर न्यूटन। लेकिन एक बात मैं जिसमें ग्रेविटेशन के फील्ड में कहना चाहता हूँ कि एक और महान वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने सबसे पहले, मिस्टर केपलर जो है, उन्होंने सबसे पहले हमें प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया था। प्लैनेटरी मोशन पहले हम स्टार्टिंग में ये समझते थे अर्थ पर कि अर्थ ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी के सन और बाकी दूसरे प्लैनेट सब अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले केपलर साहब ने बताया ऐसा नहीं है, हम सारे के सारे प्लैनेट मिलके सन के चारों तरफ राउंड लगाते हैं, कोई कहीं छोटे छोटे। तो इस तरीके से इनके ऑर्बिट्स हैं जिनसे कैसे भी ऑर्बिट हो सकते हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन केपलर साहब ने सबसे पहले ये बताया। राइट। प्लैनेटरी मोशन के कॉन्सेप्ट से फिर निकला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो बाद में मिस्टर न्यूटन साहब ने दिया, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन 10th क्लास के अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये प्लैनेटरी मोशन वाले या केपलर साहब के जो लॉज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम केपलर्स लॉ केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ेंगे। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ जो केपलर साहब ने दिया उसमें केपलर साहब ने ये बताया कि जो सारे के सारे प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स यानी ये कोई प्लैनेट है अगर तो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। लेकिन एक कोई, हम जानते हैं एलिप्स है ना, तो उसके दो सेंटर होते हैं, C1 और C2। राइट। और खास बात क्या होती है एलिप्स की कि हम अगर इसकी रेडियस का मीन लें, दोनों रेडियस का टोटल करें, सपोज ये है R1 ये है R2, तो ये कांस्टेंट रहेगा कहीं से भी मापें, मतलब R1 प्लस R2 इज ए कांस्टेंट ऑलवेज। कैसे, वो देखिए यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से लें सपोज इस पॉइंट से, तो एक हमने ये R1 ले लिया इस बार और ये R2 है। देखो स्टूडेंट आपको लग रहा है ना ये छोटा हो गया इनसे और ये बड़ा हो गया। तो अगर ये हम R1 R2 की जगह नाम इनका R3 R4 रख लें सपोज, तो ये भी R3 प्लस R4 जो है ना वो वहां पे जो मापा था R1 प्लस R2 इसके ही इक्वल होगा। और हम कोई तीसरा पॉइंट ले रहे हैं तो भी यही बात होने वाली है। सपोज यहाँ पॉइंट ले रहे हैं कोई, तो देखो ये और ये, यानी ये हम R5 और ये हम R6 कर दें तो वो भी इसके ही इक्वल होगा, R5 प्लस R6। ये सब एक कांस्टेंट होते हैं। राइट। तो मेन चीज इसमें यही थी फर्स्ट लॉ में, ऑर्बिट इज एलिप्टिकल जिसके कि दो सेंटर हैं। सन को आप किसी भी एक सेंटर पर एज्यूम कर सकते हो, सन को यहाँ भी आप एज्यूम कर सकते हो एस, या फिर यहाँ किसी एक जगह पर एज्यूम करके चलो, देन दिस R1 R2 R1 प्लस R2 कहीं से भी उसका रेडियस का सम करेंगे तो दैट विल बी ए कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू आएगी। इसीलिए इस फर्स्ट लॉ को नाम दिया गया लॉ ऑफ ऑर्बिट का, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट यू कैन से इवन। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो साहू कॉलेज वाले।
दूसरा लॉ देख लेते हैं, दिस इज सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ में केपलर साहब ने क्या बताया, भाई एलिप्स तो है, ये तो फर्स्ट लॉ में पता चल गया, लेकिन साथ में उन्होंने ये बताया कि एक फिक्स टाइम पीरियड में, एक फिक्स टाइम इंटरवल में, एक फिक्स टाइम इंटरवल में कोई भी प्लैनेट पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर, सन मान लें C1 या C2 पर, एक फिक्स एरिया स्वीप करता है। मतलब कि अगर कोई प्लैनेट ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, राइट, ऐसे, और टाइम लग गया इसको टी टाइम में ए से बी तक कोई प्लैनेट जा रहा है, गया, तो उसका जो ये एरिया है, वो कुछ तो भी एरिया है, वो अपन माप के रख लेते हैं। सपोज लॉ का क्या मतलब था, वो ये कि अगर हम किसी और पॉइंट पर ऐसा ही फिक्स टाइम में, यही टाइम टी में, यानी अगर कोई डी से लेके ई तक आ रहा है, ई तक आ रहा है, अब ये प्लेनेट, यही वाला प्लेनेट ऐसे घूम के आया और डी से ई तक वही टाइम टी में, जितना टाइम ये था ना उतने ही टाइम टी में डी से ई तक गया, तो उसने एरिया कितना स्वीप किया, एरिया स्वीप का मतलब समझे, ये देखो ये ऐसे आया टी टाइम में, फिर यहाँ से ये देखो ये यहाँ से ऐसे चला गया टी टाइम में, तो ये जो एरिया है ये C1 है, ये जो एरिया है, दिस एरिया इज टू बी नोटेड, वो भी हम नोट कर लेंगे। और फिर ये F से G तक चला गया, यही टाइम T में, यानी ये F से G तक का जो एरिया ले लिया ऐसा। तो सेकंड लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ केपलर, द एरिया, कौन सा, AC1B was equal to area DC1E, ये C1 है, DC1E was equal to area of FC1G, और ये भी होगा एक कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट K, यानी एक फिक्स टाइम इंटरवल में स्वीप किया गया एरिया विल बी इक्वल एट एनी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बट टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए, सेम टाइम, ऐसा नहीं यहाँ पे 2 मिनट में मापा तो उधर उधर 4 मिनट में मापा, ऐसा नहीं, फिक्स टाइम में। अब यहाँ पे आपको ज्यादा लग रहा होगा टाइम, यानी ऐसा लग रहा होगा ज्यादा एरिया है, लेकिन ये डिस्टेंस कम है ना, इसलिए ज्यादा लग रहा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है इसके लिए कम लग रहा है, राइट। तो ये लॉ ऑफ एरिया इसका नाम रखा गया, बिकॉज इट इज टेलिंग अबाउट द एरिया, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया, राइट। केपलर साहब ने थर्ड लॉ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के बारे के रूप में बताया, वो भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन भी कई सालों में देखे गए हैं, हम अभी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन गिवन बाय मिस्टर केपलर। केपलर साहब ने क्या बताया कि वही ठीक है, ये एक एलिप्स तो है ही, जो प्लैनेट सन के चारों तरफ, ये प्लैनेट है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट तो है, राइट। लेकिन ये कंप्लीट पूरा एक राउंड, वन रिवॉल्यूशन, ये देखो ये वन रिवॉल्यूशन, ये अगर सन है, ये अगर सन है, तो ये देखो वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, ये यहीं पे आ रहा है, ये वन रिवॉल्यूशन, मैं तो अलग से इसलिए बता रहा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए, अदरवाइज ये है जो पाथ है प्लेनेट का, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, वन रिवॉल्यूशन। और वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट को क्या कहते हैं अपन, टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन, इन वन रिवॉल्यूशन इज ऑलवेज कॉल्ड एज टी, टाइम पीरियड, इसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो ये जो टाइम पीरियड का रिलेशन है वो इसके मीन रेडियस के इक्वल होता है। मीन रेडियस मतलब r इज r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये रेडियस हम यूज करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है ना,
कि रेडियस कौन सी यूज करना, सन तो यहाँ है, तो दिस इज टू बी टेकन और दिस इज टू बी टेकन, कौन सी लें। तो लॉ में ये किया गया कि दोनों सन को कहीं भी मान रहे हैं ना, तो दोनों का मीन ले लिया, दैट विल बी द फाइनल रेडियस। तो थर्ड लॉ जो है ना, इट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड रेडियस। थर्ड लॉ क्या बता रहे हैं, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड रेडियस। क्या है रिलेशनशिप, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस, ये है लॉ। मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के आर क्यू, और इसको ऐसा भी लिख सकते टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। तो कौन सा भी रिलेशन आप यूज कर सकते हो उसमें से। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आते हैं। कैसा क्वेश्चन आता है, ये देखो, पॉसिबल क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट 1 इज इक्वल टू 500 days and radius of revolution of planet 1, radius of revolution मतलब ये this mean radius is equal to 1000 kilometer, right? Then find time period of planet 2 if radius of revolution of planet 2 is 500 kilometer। तो ऐसा प्लेनेट जो 1000 किलोमीटर की रेडियस में मूव कर रहा था, 1000 किलोमीटर की रेडियस में, उसका टाइम पीरियड 500 दिन था, 500 डेज था। देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट 2 विच हैज द रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन 500 किलोमीटर। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप इस रिलेशन से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे देख लो, पहले हमको जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। TP1 स्क्वायर इज इक्वल टू के, रेडियस मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट 1 का क्यूब, राइट। ये इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन जो हमें है TP2 यानी टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट 2 जो निकालना है, स्क्वायर के आर रेडियस ऑफ प्लैनेट 2 का क्यूब। अब ये नंबर 2 है, सॉरी नंबर 2। अब हमें जो निकालना है उसको ऊपर रख लेंगे, तो हम 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो कांस्टेंट के निकल जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू हमें पता भी नहीं है। यही करना है, 2 डिवाइडेड बाई 1, TP2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई TP1 का स्क्वायर इज इक्वल टू के TP2 ये RP2 का क्यूब डिवाइडेड बाई के RP1 का क्यूब। अब आप वैल्यू रखो, TP2 को कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। कैलकुलेट करने का भी मैं थोड़ा सा हिंट दे ही देता हूं आपको, हालांकि ये तो आप करना समझते ही होगे, आई एम श्योर। TP2 की वैल्यू हमें पता है नहीं, पर निकालने का है, तो ये एज इट इज रहने देंगे स्क्वायर। TP1 की पता है तो 500 डेज है, तो 500 का स्क्वायर इक्वल टू के से के यहाँ कैंसिल कर दो पहले। RP2 पता है आपको 500 का क्यूब, और आपको पता है RP1 1000 का क्यूब, राइट। तो ये ऐसा लिखें, TP2 का और 500 का स्क्वायर इज इक्वल टू 500 और 1000 का क्यूब 2 टाइम्स। तो ये कितना हो गया, TP2 बाई 500 का स्क्वायर इक्वल टू 1/8। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें अगर, तो आ गया TP2 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 1/2√2, 8 का स्क्वायर रूट। सो TP2 इज 500 अपॉन 2√2, 2 से 250 टाइम्स, तो TP2 इज इक्वल टू 250 अपॉन 1.41, ये वैल्यू होती है √2 की।
इट इज, अब जो भी वैल्यू आगे इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इतना हो जाएगा, इतने डेज, दूसरे का टाइम पीरियड निकल जाएगा, राइट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, आप उनको सॉल्व कर लीजिए। प्लानिटरी मोशन के बारे में इतना है कैप्लर साहब के, इससे ज्यादा कुछ भी पूछा जाना मुश्किल है। अब चलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, क्योंकि केपलर साहब ने जो कुछ बताया उसके आधार पर न्यूटन साहब ने शानदार रिसर्च करके हमारे सामने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लाया, राइट। तो आप ये सब नोट कर लीजिए पॉज करके, और मैं आपको तुरंत न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टार्ट करता हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन साहब ने जो बताया कि अगर कोई हम दो मासेस m1 m2 को कहीं भी रखते हैं, तो दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस हो, कोई भी डिस्टेंस हो, तो दोनों के बीच में एक फोर्स काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये मास कहीं पे भी रखे हो सकते हैं, एक इंडिया में दूसरा अमेरिका में हो सकता है, कहीं भी बीच में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। तो न्यूटन साहब ने क्या बताया? फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस मासेस, एक बात। दूसरी बात क्या बताया? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और दोनों को क्लब करके क्या बताया? 1 and 2 से क्या मिला? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन टी स्क्वायर। और फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई ग्रेविटेशन यानी कोई कांस्टेंट लगाएंगे, g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये g एक कांस्टेंट है। ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, where g is a constant, g is universal gravitational constant, उसकी वैल्यू भी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। तो कई बार यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके ऊपर कई क्वेश्चन आ जाते हैं, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बारे में कुछ पूछ लेते हैं। वो पूछ लेते हैं कि अगर हम बीच में बहुत सारा पानी रख दें, दो मासेस के बीच में बहुत सारा पानी रख दें, ये पानी, तो बताओ मास में क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कुछ भी हो बीच में कुछ नहीं फर्क पड़ता, राइट। थोड़ा मास बदल दो, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे जी की वैल्यू है ही कांस्टेंट, क्या हो जाएगी? कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। तो आप किसी भी भुलावे में ना आए, जी की वैल्यू चेंज करने को बोले भी तो आप नहीं करना, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, राइट। तो ये आपने ध्यान रखते हुए ग्रेविटेशनल लॉ का यूज करना है। फिर मैं जो आपके लिए स्पेशल लेके आ रहा था वो ये कि इस फोर्स के बारे में, ये फोर्स है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना, इट इज सपोज टू बी द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स, वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स, सबसे वीक है। तभी तो अब देखो ना, हम हमारे फ्रेंड्स या दुनिया में इतने सारे जो लोग घूमते रहते हैं, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ मास है। तो हमने ये बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दोनों के बीच में, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना हमेशा इसका जो नेचर है ना, ऑलवेज अट्रैक्टिव टाइप है, अट्रैक्शनल फोर्स नेचर इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। यानी ये सिर्फ एक दूसरे को, एक ऐसा नहीं हो सकता कभी दिस मास इज पुशिंग दिस मास, कुछ नहीं, कोई नहीं कर रहा, सिर्फ ये इसको धकेल रहा है, ऐसा फोर्स लगा रहा है, रिपल्सन का फोर्स, ऐसा नहीं हो सकता। वो इलेक्ट्रिक चार्ज में होगा, मैग्नेटिक में होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा कभी नहीं होगा। इट इज ऑलवेज अट्रैक्शन टाइप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही बता रहा था, वीकेस्ट फोर्स है, इसका फायदा ये है हमको कि हम डिफरेंट चीजों से टकराते नहीं है। मान लो हम कहीं जा रहे हैं, कहीं बस खड़ी है, बस के अंदर मास है, मेरे अंदर मास है, बस का मास ज्यादा है तो उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मैं धड़क गया, बस से टकरा गया, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए ये सब बात को आप याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं।
इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखने के लिए, राइट। अब और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज जी, स्मॉल जी इनफैक्ट, लेकिन वो डिस्कशन हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 में, राइट। ये लेक्चर यहीं पर रुकाते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।